हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ऐसे टॉपिक्स हैं बच्चों जो क्वेश्चंस के बीच में यूज आते हैं, कोऑर्डिनेट सेक्शन से डिपेंड करते हैं बच्चों, और मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम उन्हें नोट करते हैं बच्चों। तो आज हम ऐसे ही टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें सबसे जो पहला टॉपिक है वो है लोकस। बच्चों बात आती है कि लोकस होता क्या है। तो लोकस बच्चों बिल्कुल एक नया वर्ड है, आप बिल्कुल नया सुन रहे होंगे अभी, आज से पहले आपने कभी भी लोकस नहीं सुना होगा। तो लोकस बच्चों होता क्या है, अ पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन इज नोन एज इट्स लोकस। तो बच्चों लोकस की डेफिनेशन होती है द कर्व डिस्क्राइब्ड बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर certain given condition or conditions is called locus। और करके दूसरी डेफिनेशन हो जाती है बच्चों द पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर certain given condition or conditions is called locus। इसका मतलब है कि बच्चों कोई पॉइंट मूव करेगा किसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए, तो जब वो पॉइंट मूव करेगा तो बच्चों एक पाथ फॉलो करेगा, उसको हम बोलेंगे उसका लोकस। अब एक आप बात समझिए, जैसे हमारे पास एक लाइन दी हुई है बच्चों एल और एक पॉइंट ये पी दे रखा है। अब वो कह रहा है कि P को ऐसे मूव कराइए कि उसकी डिस्टेंस जो है वो L से वो हमेशा D रहे। P को ऐसे मूव कराइए कि L लाइन से उसकी डिस्टेंस हमेशा क्या रहे, D रहे बच्चों। अब जब P पॉइंट मूव करेगा तो ऐसे मूव करता चला जाएगा बच्चों, और ऐसे मूव करेगा तो डिस्टेंस क्या रहेगी, हमेशा D रहेगी। तो बच्चों यहां पे इसके पैरेलल एक लाइन क्रिएट हो जाएगी L1, क्योंकि हमें पता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज इक्वल। तो बच्चों जब ये पॉइंट P मूव कर रहा था तो एक लाइन बनाता हुआ चल रहा था, तो इसका जो लोकस हो जाएगा बच्चों वो एक लाइन हो जाएगा। यहां पे कंडीशन क्या थी, कंडीशन ये थी कि बच्चों पॉइंट P ऐसे मूव करेगा कि गिवन लाइन से उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा कितनी रहेगी, वो हमेशा D रहेगी। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों? लोकस समझ में आया, लोकस क्या कहना चाह रहा है? तो लोकस का मतलब ये होता है बच्चों कि जब भी कोई पॉइंट मूव करेगा द पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन को फुलफिल करते हुए जब भी कोई पॉइंट मूव करेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चों, हम उसको बोलेंगे उसका लोकस। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? तो जब भी कोई पॉइंट मूव कर रहा होगा तो कोई पाथ तो ट्रेस करेगा ही। एक एग्जांपल तो बच्चों ये हो गया लाइन वाला, एक और एग्जांपल देखिए। जैसे हमने बच्चों एक पॉइंट ले लिया, ये फिक्स पॉइंट हो गया बच्चों, एक क्यू पॉइंट है, ये हमारे पास फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं होगा बच्चों। अब बच्चों यहां पर हमने एक पॉइंट P लिया और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R ले ली। अब हमने कहा कि पॉइंट P को ऐसे मूव करिए कि उसकी Q से डिस्टेंस हमेशा R रहे। अब पॉइंट P ऐसे मूव कर रहा है कि उसकी Q से डिस्टेंस हमेशा क्या आ रही है, Q से डिस्टेंस हमेशा R आ रही है निकलकर। तो बच्चों इस पॉइंट का लोकस जो होगा वो क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। यानी पॉइंट जब मूव कर रहा है तो उसकी जो सेंटर से डिस्टेंस है वो हमेशा किसके इक्वल आ रही है, सेंटर से उसकी जो डिस्टेंस है बच्चों वो हमेशा R के इक्वल आ रही है। जब R के इक्वल आ रही है बच्चों, इसका मतलब है कि पॉइंट मूव करेगा तो डिस्टेंस हमेशा R रहेगी, तो बच्चों ऐसे मूव करता रहेगा। जब डिस्टेंस हमेशा R रहेगी तो हमें पता है कि ये प्रॉपर्टी तो बच्चों सर्कल की होती है, यानी ये पॉइंट जब मूव करेगा तो क्या क्रिएट कर देगा, एक सर्कल क्रिएट कर देगा। तो इसका लोकस क्या हो जाएगा, इसका लोकस हो जाएगा बच्चों सर्कल। आप ऐसे भी समझ सकते हैं बच्चों, बीच में एक खंभा गड़ा हुआ है, एक रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, और घोड़ा बच्चों खंभे के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। वो चक्कर लगाएगा तो ऐसे ही लगाता चला जाएगा बच्चों। रस्सी बिल्कुल टाइट रखे हुए है, रस्सी को ढीला नहीं कर रहा, यानी खंभे के पास नहीं आ रहा। वो ये चाह रहा है कि रस्सी टूट जाए मैं भग जाऊं, तो रस्सी को बिल्कुल टाइट करके बच्चों गोला लगाएगा। अब रस्सी तो बच्चों टूटी नहीं, वो गोले के चक्कर लगाता रहा तो एक ही गोले में बार बार घूमता रहेगा। तो जो क्रिएट होगा बच्चों वो क्या होगा, एक सर्कल क्रिएट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब भी बच्चों कोई P पॉइंट है x, y,
या एच कॉमा के जो भी आप लेंगे, वो बच्चों क्या करेगा, कंडीशन को फुलफिल करते हुए मूवमेंट करेगा। अब जब वो मूवमेंट करेगा बच्चों तो कोई ना कोई तो पाथ ट्रेस करेगा, यानी कुछ ना कुछ तो कर्व बनाएगा। एक्स वाई जेड वो कुछ भी कर्व बनाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम उस पॉइंट का लोकस बोल देंगे। बात समझ में आई बच्चों लोकस की? तो लोकस की डेफिनेशन हो गई बच्चों, द पाथ ट्रेस बाय अ पॉइंट मूविंग अंडर सर्टेन गिवन कंडीशन और कंडीशन इज कॉल्ड लोकस। क्लियर हो गया बच्चों कॉन्सेप्ट? ये तो हो गया बच्चों सिंपल आपका कि लोकस क्या होता है। जैसे कोई आपसे लोकस पूछेगा तो आप बता देंगे उसे कि लोकस क्या होता है। अब बच्चों कॉन्सेप्ट आता है इक्वेशन ऑफ लोकस, कि हम लोकस की इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अगर हमें बच्चों लोकस की इक्वेशन निकालनी हुई तो हम इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे फाइंड करेंगे, अब हमें यह पढ़ना है। लोकस तो आपके पास सबके पास समझ में आएगा कि बच्चों जब भी कोई पॉइंट मूव करेगा किसी कंडीशन को फुलफिल करते हुए, तो जब वो कंडीशन को फुलफिल करते हुए मूव करेगा तो कोई ना कोई पाथ ट्रेस करेगा। जब वो कोई पाथ ट्रेस करेगा तो जो पाथ वो बनाएगा, यानी जिस पाथ से होकर वो जाएगा, तो उस कर्व को हम क्या कह देंगे, उस कर्व को बच्चों हम उसका लोकस कह देंगे। अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये लोकस है। अब लोकस को हम डेफिनेशन तो हमने समझ में आ गई बच्चों, पर अगर वो कहेगा कि उस पाथ की इक्वेशन निकालिए तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों? तो अब नेक्स्ट बच्चों जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट से जो लोकस बनना है उसकी इक्वेशन को हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों, देखिए, द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट is a relation which is satisfied by the coordinates of every point on the locus of the point। क्या होगा बच्चों, द गिवन इक्वेशन ऑफ अ इक्वेशन, यानी अगर हमें इक्वेशन निकालनी है लोकस की तो बच्चों हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इज अ रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन होगा विच इज सेटिस्फाइड बाय एवरी पॉइंट, यानी जो कर्व ट्रेस होगा, अगर हम उस कर्व का कोई भी पॉइंट ले लें तो उस रिलेशन को, उस पॉइंट को क्या करना पड़ेगा, सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इज अ रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ अ पॉइंट। यही हो जाएगा बच्चों। अब हम इसको निकालेंगे कैसे बच्चों, उसके लिए देखिए एल्गोरिथम। क्या हम स्टैंडर्ड फॉलो करते, क्या हम अप्रोच लगाते हैं इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट को निकालने के लिए? तो बच्चों से हम एल्गोरिथम देख रहे हैं। सबसे पहले बच्चों स्टेप 1, एज्यूम द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट whose locus is to be found is P H, K। अब जिस पॉइंट का बच्चों हमें लोकस फाइंड करना है, उस पॉइंट को हम P मानते हैं और उसके कोऑर्डिनेट को क्या ले लेते हैं बच्चों, उसके कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं हम H, K। स्टेप नंबर 2 बच्चों, राइट द गिवन कंडीशन इन मैथमेटिकल फॉर्म इन्वॉल्विंग H, K। अब जो गिवन कंडीशन है बच्चों उसको आप मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए, लेकिन उसमें क्या आना चाहिए, H और K आना चाहिए बच्चों। स्टेप नंबर 3, एलिमिनेट द वेरिएबल्स इफ एनी प्रेजेंट। अब जो कंडीशन आई है बच्चों, अगर उसमें कोई वेरिएबल प्रेजेंट है तो आप उसे हटा दीजिए, उस इक्वेशन को आप H और K में ले आइए। अगर वेरिएबल है तो उसे हटाना है। स्टेप नंबर 4, रिप्लेस H बाय X एंड K बाय Y। इन इक्वेशन गेटिंग इन स्टेप 3।
द रिक्वायर्ड या फिर द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। दोबारा समझिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट क्या होता है बच्चों, देखिए यहां पर बच्चों हमने लिखा था इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट इज अ रिलेशन विच इज सेटिस्फाइड बाय द कोऑर्डिनेट ऑफ एवरी पॉइंट ऑन द लोकस ऑफ अ पॉइंट। सबसे पहली बात यह आ गई कि लोकस ऑफ अ पॉइंट जो बनेगा यानी जो कर्व डिस्क्राइब होगा, अब जो रिलेशन है वो उस पर आने वाले कर्व पर आने वाले हर एक पॉइंट को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे बच्चों, उस इक्वेशन को हम लोकस की इक्वेशन बोलेंगे। अब बात आई कि हम उसको बच्चों फाइंड कैसे करेंगे, तो उसके लिए आपको एक एल्गोरिथम फॉलो करनी पड़ेगी। स्टेप बाय स्टेप बच्चों हम लोकस की इक्वेशन निकालते हैं। तो स्टेप 1 होता है कि जिस भी पॉइंट का आपको लोकस निकालना है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप h, k मान लीजिए, पहला स्टेप। सेकंड स्टेप बच्चों जो भी कंडीशन दे रखी है, जैसे डिस्टेंस दे रखा है या और कोई कंडीशन दे रखी है, उस गिवन कंडीशन को आप क्या करिए, मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लीजिए। उस मैथमेटिकल फॉर्म में h और k का आना जरूरी है बच्चों। थर्ड आपने क्या करना है कि अगर वहां पर कोई वेरिएबल प्रेजेंट है तो उसे हटा दीजिए, यानी और कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है कि h को रिप्लेस करना है x से। अब जो इक्वेशन मिल जाएगी वेरिएबल हटाने के बाद, उसमें आपने क्या करना है कि h को रिप्लेस कर देना है x से और k को रिप्लेस कर देना है y से। अब स्टेप थर्ड में आपको इक्वेशन मिल जाएगी बच्चों, h को x से और k को y को रिप्लेस करने के बाद द रिजल्ट ऑब्टेन, बच्चों जो रिजल्ट आएगा उसको हम क्या कह देंगे, उसको हम कह देंगे इट इज अ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया आपको? अब एक एग्जांपल से बच्चों हम इसको समझने की कोशिश करेंगे कि लोकस ऑफ अ पॉइंट में हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपको यहां इतनी तो बात समझ में आ गई कि बच्चों लोकस होता क्या है, इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, एल्गोरिथम आपने देख लिया बच्चों, लेकिन इसका यूज कैसे करते हैं वो आप देखिए, वो आपको क्वेश्चन से समझ में आएगा कि हाउ वी यूज दिस फॉलोइंग एल्गोरिथम टू फाइंड लोकस ऑफ एनी पॉइंट। तो लोकस फाइंड करने के लिए हम इस एल्गोरिथम का यूज कैसे करेंगे वो देखिए बच्चों। तो हमने क्या करा बच्चों, एक क्वेश्चन लिया। सबसे पहले हमने लिखा द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट फ्रॉम a two fixed point a comma 0 and minus a comma 0 is equal to constant to c। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि हमारे पास द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट a comma 0 and minus a comma 0 is constant to c। फाइंड द लोकस ऑफ द पॉइंट, यही कह रहा है बच्चों। अब बच्चों हमने क्या करा, कंसिडर कोई पॉइंट कर लिया, कंसिडर अ मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के। लेट कंसिडर अ मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के। हमने उसको क्या मान लिया, एच कॉमा के मान लिया बच्चों। अब ये पी पॉइंट हो गया बच्चों एच कॉमा के। टू फिक्स पॉइंट ले लिए बच्चों ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट आया a कॉमा 0, बी का कोऑर्डिनेट आया माइनस a कॉमा 0। अब बच्चों वो ये कह रहा है कि ये d1 हमने मान लिया डिस्टेंस, ये d2 मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या कह रहा है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेस, यानी पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके है, कांस्टेंट 2c के बराबर है। यही तो कह रहा है बच्चों। दोबारा समझिए, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डिस्टेंसेस ऑफ एनी मूविंग पॉइंट फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट, ये हो गया बच्चों, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। कितना कांस्टेंट किसके बराबर है बच्चों, वो कांस्टेंट 2c के बराबर है। तो हमने उसे किसके बराबर लिख लिया बच्चों, 2c के बराबर लिख लिया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब देखिए हमें क्या करना है बच्चों, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर इक्वल्स टू 2c आ गया। अब पी ए का स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, ये पी ए का स्क्वायर कर देंगे हम। तो इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए h माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों।
पीबी का स्क्वायर हो जाएगा एच प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि रूट तो हट जाएगा बच्चों, स्क्वायर हो रहा है, इक्वल्स टू 2c। ओपन करा तो एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ah प्लस के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ah प्लस के स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। 2ah से बच्चों 2h कट गया, ये हो गया आपका ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एच स्क्वायर ट्वाइस ऑफ के स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2c। यही हो जाएगा बच्चों। तो ये किसके बराबर हो गया आपका, ये 2c के बराबर आपका निकल कर आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब डिवाइड बाय 2 कर सकते हैं बच्चों यहां पर, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू सी। अब बच्चों हमें क्या करना है, एच को रिप्लेस करना है एक्स से, तो हम यहां पे लिखेंगे रिप्लेस एच बाय एक्स एंड के बाय वाई। तो ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी माइनस ए स्क्वायर। ये आपके पास बच्चों आ गई निकल के इक्वेशन ऑफ लोकस। यहां पे कोई वेरिएबल तो था नहीं, उसे हटाने की तो जरूरत थी नहीं बच्चों, क्योंकि सी भी कांस्टेंट था और ए भी कांस्टेंट था। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो ये आपके पास किसकी इक्वेशन निकल कर आ गई, लोकस की इक्वेशन निकल कर आ गई। तो लोकस की इक्वेशन में करना क्या है, जिस पॉइंट का लोकस निकालना है बच्चों उसको एच कॉमा के मान लो। अब जो गिवन कंडीशन दे रखी थी यानी पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर इक्वल टू 2c मैथमेटिकल में लिख लिया बच्चों, ये आ गया। कोई वेरिएबल होता तो उसे हम हटा देते, वेरिएबल था नहीं बच्चों, हमारे पास यहां तक आ गया। अब हमने रिप्लेस कर दिया एच को एक्स से और के को वाई से। अब जो इक्वेशन निकल कर आई बच्चों वो इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ अ पॉइंट की निकल कर आ गई। क्लियर हुआ बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स A1, 3 एंड B -2, 1। वो ये कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लोकस ऑफ पॉइंट। हमें ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना है जो इन दोनों पॉइंटों से इक्यू डिस्टेंस पर है बच्चों। अब जिसका लोकस निकालना है उसको बच्चों पी एच कॉमा के मान लो। ये ए पॉइंट हो गया बच्चों 1, 3, ये बी पॉइंट हो गया आपका -2, 1। अब वो ये कह रहा है कि पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर है। सॉल्यूशन, तो कंसिडर अ मूविंग पॉइंट पी एच कॉमा के। हमने मूविंग पॉइंट पी को क्या मान लिया बच्चों, एच कॉमा के हमने कंसिडर कर लिया। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब बच्चों हमने रखा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दे रखा था, पी ए इक्वल्स टू पी बी। यही दे रखा था बच्चों कि एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालना जो इक्वी डिस्टेंस है दो फिक्स पॉइंट से। तो ये दोनों फिक्स पॉइंट थे बच्चों। अब इसका पी ए इक्वल्स टू पी बी हो गया, इसका मतलब बच्चों पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर। अगर पी ए पी बी के बराबर है तो उनका स्क्वायर भी बराबर होगा बच्चों। ये आ जाएगा आपका h-1 का होल स्क्वायर प्लस k-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h+2 का होल स्क्वायर प्लस k-1 का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए बच्चों, h स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2h प्लस k स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6k, h स्क्वायर प्लस 4k प्लस k स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2k, h स्क्वायर k स्क्वायर h स्क्वायर k स्क्वायर कट गए बच्चों, 4h आएगा। अब देखिए बच्चों इधर लेकर आए -2h और -1 से 1 कट गया बच्चों, -2h और इधर 4 आके नेगेटिव हो जाएगा -6h, -6 के इधर आके प्लस हो जाएगा तो बच्चों ये हो जाएगा -4k। ये 9 है बच्चों, ये 4 है, इधर आके 5 हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 6h प्लस 4k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करना है बच्चों, रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y। तो रिप्लेस करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 6x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास क्या निकल कर आ गई बच्चों, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ लोकस निकल कर आ गई। इक्वेशन ऑफ लोकस कितनी आई, 6x प्लस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। क्लियर हुआ बच्चों, बात समझ में आ गई, इतने में कोई दिक्कत तो नहीं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्लियर हुआ ना आपको लोकस कैसे फाइंड करते हैं? तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट so that the join of -5, 1 and 3, 2 subtend a right angle at the moving point। अब बच्चों ये कह रहा है फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट, एक ऐसे पॉइंट का लोकस निकालिए जिसमें जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दो पॉइंट्स को -5, 1 और 3, 2 वो उस मूविंग पॉइंट पे क्या कर रही है? राइट एंगल सबस्टेंड कर रही है। तो बच्चों सबसे पहले कंसिडर अ मूविंग पॉइंट। मूविंग पॉइंट को आप P मान लीजिए H, K, क्योंकि इसी का तो लोकस निकालना है बच्चों। अब यहां पर बच्चों आपने बनाया एक पॉइंट तो बनाया A -5, 1, एक पॉइंट आपने बनाया B 3, 2। अब ये बच्चों क्या कर रहा है कि मूविंग पॉइंट पे राइट एंगल सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो ये P हो गया बच्चों H, K, यही हो गया बच्चों। तो राइट एंगल सब्स्टेंड कर रहा है बच्चों। इफ जॉइन ऑफ A -5, 1 एंड B 3, 2 सब्स्टेंड राइट एंगल एट P, so triangle APB is a राइट एंगल्ड ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल कैसा हो जाएगा बच्चों? राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया तो हम लिख सकते हैं AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। ये लिख सकते हैं बच्चों कि AP का स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब देखिए AP का स्क्वायर कैसे निकलेगा बच्चों? तो H प्लस 5 का होल स्क्वायर K -1 का होल स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर H -3 का होल स्क्वायर प्लस K -2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर। 3 -5 तो 3 प्लस 5 का होल स्क्वायर प्लस 2 -1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा बच्चों। ओपन करेंगे तो H स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10H प्लस K स्क्वायर प्लस 1 -2K प्लस H स्क्वायर प्लस 9 -6H प्लस K स्क्वायर प्लस 4 4K इक्वल्स टू, अब 8 का स्क्वायर बच्चों कितना हो गया? 64 और 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1। अब देखिए इस वाले 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो गया। H स्क्वायर 2H स्क्वायर, ये जो होते जा रहे बच्चों मैं काटते जा रहा हूं। K स्क्वायर और K स्क्वायर कितना हो गया? ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर प्लस यहां पर 10H है माइनस का 6H है तो बच्चों कितना बच जाएगा? 4H -2K -4K तो कितना बच जाएगा? माइनस का 6K। अब बच्चों देखिए 25 और 9 कितना हो गया? 34 और 4, 34 और 4 कितना हो गया बच्चों? 38, तो ये उधर चला जाएगा। 64 - 38 ये हो गया बच्चों 2H स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ K स्क्वायर प्लस 4H माइनस 6K, और ये कितना बच जाएगा बच्चों? 26 बच जाएगा। 2 से डिवाइड कर देंगे तो H स्क्वायर प्लस K स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ H माइनस थ्राइस ऑफ K इक्वल्स टू 13। अब बच्चों रिप्लेस कर देंगे तो रिप्लेस करने के बाद आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 13। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ आ गई लोकस ऑफ पॉइंट P। समझ में आया बच्चों इक्वेशन निकाला? क्लियर हो गया? इसमें कोई डिफिकल्टी तो नहीं है किसी को? सबको क्लियर हो गया कैसे निकाला है बच्चों हमने? समझ में आ गया बच्चों ये इक्वेशन ऑफ लोकस कैसे निकाला हमने? ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। आपको करना क्या है बच्चों लोकस निकालने के लिए? कुछ ज्यादा नहीं करना, जो गिवन कंडीशन दी है बस उसको मैथमेटिकली लिखना है। मूविंग पॉइंट को H, K मानकर लिखना हो, एंड में H को जगह X रख देना है बच्चों और K की जगह क्या रख देना है? Y रख देना है, बस। इससे ज्यादा आपको और कुछ भी नहीं करना है, आपको लोकस मिल जाए। क्लियर होगा बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि बहुत यूज आता है बच्चों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। If O is the origin and Q is a variable point on the curve y square equals to x, find the locus of the midpoint
ऑफ ओ क्यू। अब बच्चों ये कह रहा है कि ओ कोई एक ओरिजिन है, यानी ओरिजिन को हमने ओ माना है, और क्यू कोई एक वेरिएबल पॉइंट है किस पर, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स पर। तो बच्चों वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का अगर आप ग्राफ बनाएंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स है, तो एक्स की जगह 0 डालेंगे तो 0 मिलेगा बच्चों। अब y की वैल्यू 1 डाल दीजिए तो 1 मिल जाएगा, और -1 डाल दीजिए तो 1 मिल जाएगा, यानी इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा बच्चों। इतनी बात आपको समझ में आई? इस टाइप का कुछ एक ग्राफ बन जाएगा कि y की वैल्यू आप पॉजिटिव 1 डालिए तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, नेगेटिव 1 डालिए तो 1 मिल जाएगी, इस टाइप का ग्राफ बन जाएगा। अब वो ये कह रहा है एक तो पॉइंट ओरिजिन हो गया बच्चों, और एक यहां पर ये एक लाइन बना लीजिए क्यू पॉइंट हो गया, एक तो ये ओ हो ही गया और दूसरा बच्चों क्यू पॉइंट हो गया। कर्व की इक्वेशन है आपके पास वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। अब आपको इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया बच्चों, P हो गया। ये तो 0,0 है, P पॉइंट हमने क्या मान लिया, H, K। तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे कंसिडर अ पॉइंट P H, K whose locus is to be find। जिस पॉइंट का हमें लोकस फाइंड करना है तो वो ओ क्यू का मिड पॉइंट है बच्चों, उसको हमने P मान लिया H, K। अब हमने लिखा कंसिडर अ पॉइंट Q x1, y1 ऑन कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू x। उस पर हमने x1, y1 मान लिया बच्चों। अब हम यहां पे लिखेंगे गिवन P इज मिड पॉइंट ऑफ ओ क्यू। P किसका मिड पॉइंट है, ओ क्यू का। तो हम ये लिख सकते हैं 0 प्लस x1/2 इक्वल्स टू h और 0 प्लस y1/2 इक्वल्स टू k। मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो यहां से बच्चों x1 की वैल्यू आ गई ट्वाइस ऑफ h और y1 की वैल्यू कितनी आ गई, ट्वाइस ऑफ k। अब क्यू पॉइंट क्या था हमारे पास, x1, y1 था, तो बच्चों यहां से क्यू पॉइंट क्या निकल आया, 2h/2k। अब हम ये लिख सकते हैं कि q लाइज ऑन कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। इस पे लाई कर रहा है तो बच्चों इसको सेटिस्फाई भी करेगा। y की जगह हमने 2k रख दिया, तो 2k का स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ h, 4k स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस h, यानी 2k स्क्वायर इक्वल्स टू h। ये आपके पास किसकी इक्वेशन आ गई, ये आपके पास गिवन कंडीशन की इक्वेशन आ गई। अब h को रिप्लेस कर दीजिए बच्चों, तो रिप्लेस h बाय x एंड k बाय y, रिप्लेस कर दिया बच्चों। तो ये हो गया 2y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स। क्या हो गया, 2y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो गया। h की जगह x रख दिया बच्चों हमने और k की जगह क्या रख दिया, y। तो ये आपके पास गिवन कंडीशन आ गई कि 2y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये इस पॉइंट का लोकस निकल कर आ गया जो ओ क्यू का मिड पॉइंट है। क्लियर हुई बच्चों, समझ में आ गई आपको बात? इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों? अब आपको लोकस समझ में आ गया होगा बच्चों कि लोकस क्या होता है, यानी जिस पॉइंट का हमें निकालना है, और उसके बाद बच्चों जो कंडीशन दे रखी है वो रख देनी है बस। अब जो इक्वेशन आपको मिल जाएगी वो किसकी इक्वेशन मिल जाएगी, वो आपको लोकस की इक्वेशन मिल जाएगी। ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन था बच्चों। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए लोकस के ऊपर। Find the locus of the midpoint of the portion of the line x cos alpha plus y sin alpha equals to p, which is intercepted बिटवीन द एक्सेस। बच्चों को क्या कह रहा है कि एक लाइन है हमारे पास, लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। अब वो ये कह रहा है कि ये लाइन इंटरसेप्ट कर रही है कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। लाइन क्या कर रही है, x एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रही है, y एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रही है। तो बच्चों हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया। हमने ये मान लिया बच्चों x एक्सिस को a पे काट रही है, ओरिजिन हो गया बच्चों, और y एक्सिस को b पे काट रही है बच्चों। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, p, उसको हमने h, k मान लिया। तो उस मिड पॉइंट का आपको क्या निकालना है, उस मिड पॉइंट का आपको लोकस निकालना है।
ठीक है बच्चों। तो फाइंड द लोकस ऑफ अ मिड पॉइंट ऑफ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दिस कट विच इज इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सेस, यही हो गया बच्चों। अब बच्चों हमने निकाला फॉर पॉइंट ए, अगर हम पॉइंट ए के लिए क्या करेंगे तो पुट कर देंगे y की वैल्यू 0, क्योंकि x एक्सिस पर है, y की वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों इन इक्वेशन 1। तो बच्चों ये हो जाएगा x cos अल्फा इक्वल्स टू p, तो cos अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी p ओवर x, यही आ जाएगी। पर हमें तो बच्चों x की वैल्यू निकाल ली है ना, y की जगह रखा है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी p ओवर cos अल्फा। तो a पॉइंट आ गया बच्चों p ओवर cos अल्फा कॉमा 0, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब बच्चों हमने लिखा फॉर पॉइंट बी, फॉर पॉइंट बी के लिए क्या करेंगे, पुट कर देंगे x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, तो 0 प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल्स टू p, तो y की वैल्यू कितनी आ गई p ओवर साइन अल्फा। तो बच्चों ये हो गया 0 कॉमा p ओवर साइन अल्फा, यही हो गया बच्चों। अब बच्चों यहां पे p दे रखा है, तो इस पॉइंट को आप p की जगह q मान लीजिए, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं बच्चों, जिसका लोकस निकालना है। तो बच्चों आपने लिख दिया कंसिडर अ पॉइंट q h कॉमा के मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसी का तो लोकस निकालना था बच्चों। अब हमने लिखा q इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो बच्चों हम लिख सकते हैं p ओवर cos अल्फा प्लस 0 अपॉन में 2 इक्वल्स टू h, और 0 प्लस p ओवर साइन अल्फा ओवर 2 इक्वल्स टू k। तो बच्चों यहां से आ गया p अपॉन cos अल्फा इक्वल्स टू 2h, तो बच्चों cos अल्फा इधर चला जाएगा, तो हम लिख सकते हैं cos अल्फा इक्वल्स टू p ओवर 2h। इसी तरह से बच्चों p ओवर साइन अल्फा इक्वल्स टू 2k, तो p ओवर 2k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा साइन अल्फा। ये बच्चों इक्वेशन सेकंड हो गई, और ये आपके पास इक्वेशन थर्ड हो गई। अब बच्चों हमें क्या करना था, लोकस निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि गिवन कंडीशन मिल गई, अब वेरिएबल को हटाइए। तो यहां पे वेरिएबल क्या है बच्चों, अल्फा वेरिएबल है, क्योंकि अल्फा चेंज होता है, जैसे x cos अल्फा y sin अल्फा इक्वल्स टू p में बच्चों p तो कांस्टेंट हो गया, x वेरिएबल था और अल्फा वेरिएबल था y, x और y तो यहां पर आए नहीं बच्चों। अब ये अल्फा हटाना है बच्चों, यहां पे sin अल्फा की वैल्यू है, यहां पे cos अल्फा की वैल्यू है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा कि sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, 1 होती है। sin स्क्वायर अल्फा कितना निकल आएगा, p स्क्वायर ओवर 4k स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, 1 हो जाएगा। 4 कॉमन लेके उधर चला जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर, p स्क्वायर बाय 4 कॉमन लिया तो बच्चों 4 अपॉन p स्क्वायर। अब रिप्लेस कर देंगे बच्चों, तो ये आपके पास आ जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ओवर p स्क्वायर। ये आपके पास लोकस निकल कर आ गया। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया। आपने क्या करा, सबसे पहले आपने इंटरसेप्ट निकाला कि जो लाइन कट कर रही है ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो बच्चों x एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालने के लिए y की वैल्यू 0 रख दी, और y एक्सिस पे इंटरसेप्ट निकालने के लिए x की वैल्यू, ये इंटरसेप्ट आ गए बच्चों। अब इसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना था, तो मिड पॉइंट को आपने कंसीडर कर लिया h कॉमा k। बच्चों मिड पॉइंट आपने लगा दी x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2। यहां से बच्चों आपके पास ये वैल्यू आ गई, तो cos अल्फा की वैल्यू आ गई और sin अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों। अब आपने क्या करा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा को 1 रख दिया, क्योंकि अल्फा वेरिएबल है, अल्फा आपको यहां से हटाना है, तो ये 1 के इक्वल रख दिया बच्चों, यहां से वैल्यू सॉल्व करके आपके पास आ गई। क्लियर हुआ बच्चों। तो ये बच्चों आपके लोकस के आपके एग्जांपल्स हो गए कि हमें लोकस अगर निकालना होगा तो हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी पॉइंट के लोकस को। क्लियर हुआ बच्चों, ये सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट पोर्शन देखेंगे इसका, कि लोकस के बाद बच्चों जो पोर्शन आता है, एक तो लोकस टॉपिक हो गया, एक और टॉपिक होता है बच्चों जो इसी की तरह बहुत जरूरी होता है, जो कोऑर्डिनेट में यूज आता है, वो होता है बच्चों शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। क्या होता है टॉपिक, शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन का मतलब होता है बच्चों कि हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख दिया, तो अब जो कर्व बन रहा था या पॉइंट था, तो उसके नए कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बच्चों। देखिए है क्या बच्चों, कि सबसे पहले हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस मान ली बच्चों, एक्स ओ एच डैश, वाई ओ वाई डैश, ये स्मॉल में है बच्चों आपके पास। तो यहां पे बच्चों हमने क्या करा, रेस्पेक्ट में एक पॉइंट ले लिया पी एक्स कॉमा वाई।
तो बच्चों P जो था वो x, y हो गया, ये इसके ओल्ड कोऑर्डिनेट हो गए। क्या हो गए? ओल्ड कोऑर्डिनेट। अब हमने क्या करा, इस ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया विदाउट रोटेशन, रोटेट नहीं कर रहे हैं, जैसा का जैसा है उसको बच्चों शिफ्ट कर रहे हैं। शिफ्ट करके मान लीजिए हमने यहां पर पहुंचा दिया बच्चों, जो कैपिटल O बन गया। अब ये नई कोऑर्डिनेट एक्सिस बन गई बच्चों। शिफ्ट ऐसे करा बच्चों h, k, यानी x एक्सिस पे h शिफ्ट कर दिया बच्चों, और y एक्सिस पर k डिस्टेंस का कर दिया, यानी x एक्सिस पे कितना चले हम h, और y एक्सिस पे k। अब बच्चों नए कोऑर्डिनेट के हिसाब से हमने इसके p के जो कोऑर्डिनेट है वो कैपिटल X, कैपिटल Y मान लिए। तो P क्या हो गया बच्चों? कैपिटल X, कैपिटल Y न्यू कोऑर्डिनेट। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये ओरिजिन है और ये कैपिटल X, कैपिटल Y आ रहा है, तो अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे बच्चों, तो ये वाली डिस्टेंस जो होती है, देखिए ये h, k था बच्चों हमारे पास, h, k में शिफ्ट करा था बच्चों, ये h हो गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? कैपिटल X, और ये वाली डिस्टेंस बच्चों कितनी हो जाएगी? कैपिटल Y। ये स्मॉल x था बच्चों यहां से, तो ये पूरा स्मॉल x और ये पूरा स्मॉल y। दोबारा समझिए, सबसे पहले एक पॉइंट P था x, y, उसमें बच्चों हमारे पास क्या था? ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस थी। ये x, y था, तो बच्चों अगर हम परपेंडिकुलर गिराएंगे तो यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस x हो गई, यहां से यहां तक की y। अब हमने क्या करा, इस ओरिजिन को उठाकर यहां पर रख दिया, नई कोऑर्डिनेट बच्चों ये बन गई कैपिटल X, O, कैपिटल X डैश, कैपिटल Y, O, कैपिटल Y डैश। ये बन गई बच्चों। कितना शिफ्ट हुई? है h, k शिफ्ट हुई, तो ये h हो गई, ये k। न्यू कोऑर्डिनेट से इसका हमने जो कोऑर्डिनेट सिस्टम था वो कैपिटल X और कैपिटल Y। अब h प्लस कैपिटल X मिलके स्मॉल x बन जाएगा बच्चों, तो स्मॉल x हो गया कैपिटल X प्लस y, और स्मॉल y हो गया आपके पास, जो स्मॉल y था वो क्या था बच्चों? ये पूरा था, तो k प्लस कैपिटल y। इतना हो गया बच्चों। यानी यहां से शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन से हमें एक बात समझ में आई बच्चों, कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट होता है वो किसके बराबर होता है? वो न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग के बराबर होता है। तो हम यहां पे लिख देते हैं बच्चों, देखिए कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है वो किसके बराबर होगा बच्चों? वो न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग डन ऑन पर्टिकुलर एक्सिस। अब देखिए एक्स एक्सिस पे कितना था बच्चों? एक स्मॉल एक्स, न्यू कोऑर्डिनेट कितना हो गया? कैपिटल एक्स, और शिफ्टिंग कितनी गई थी? कैपिटल एक्स वाले डायरेक्शन में एच की। स्मॉल वाई देखेंगे तो बच्चों वाई एक्सिस में कैपिटल वाई, और शिफ्ट कितना किया गया था? के। यानी जो पुराना कोऑर्डिनेट था बच्चों वो कैसे निकलेगा? नया कोऑर्डिनेट जो मिला है और उसमें उस एक्सिस में जितनी शिफ्टिंग करी गई है वो। क्लियर हुआ? ऐसा समझ लीजिए बच्चों कि ये हम h आगे पहले बढ़े थे, अब हमने इसका नया कोऑर्डिनेट x, तो यहां से यहां तक x हो गया और यहां से यहां तक h, तो टोटल कितना हो गया? h प्लस x। यही तो स्मॉल x था। सेम हम k पहले बढ़ गए बच्चों, अब नया कोऑर्डिनेट y है तो ये डिस्टेंस हो गई, तो y प्लस k कितना हो गया? स्मॉल y पुराने कोऑर्डिनेट के बराबर हो गया। तो जब भी हम शिफ्टिंग करेंगे तो आपको एक चीज याद रखनी है बच्चों, कि जो ओल्ड कोऑर्डिनेट होगा वो किसके बराबर होगा? न्यू कोऑर्डिनेट प्लस शिफ्टिंग डन इन पर्टिकुलर एक्सिस। एक चीज याद रखनी है बच्चों कि जब हम ओरिजिन को शिफ्ट करते हैं तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, लेकिन अगर कोई फिगर बन रही है तो उसका एरिया चेंज नहीं होगा। समझिए कैसे? जैसे हमारे पास बच्चों एक बुक है, अब उस बुक को बच्चों अगर हम एक्स एक्सिस पे रख देंगे तो पॉइंट चेंज हो जाएगा, उसका रखने की जगह चेंज हो जाएगी। क्या उसके बुक जितना एरिया कवर कर रही है उसमें कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप कैसे समझिए कि आप समझिए से आपका बैग है बच्चों, अभी बैग आपकी सीट पर रखा हुआ है तो उसका कोऑर्डिनेट्स अलग है और बैग ने एरिया एक घेर रखा है। अब आप इसको उठा के अपने घर पर ले गए, तो घर पर जब आपने रख दिया तो बच्चों नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में चला गया, वो जगह चेंज हो गई, कोऑर्डिनेट्स नए आ गए, तो क्या बैग का एरिया पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा बच्चों। जैसे मैंने यहां पे ट्राइंगल बनाया बच्चों, अब पहले कोऑर्डिनेट अलग थे, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के बाद वो कैपिटल में हो गए, तो उससे क्या इस ट्राइंगल के एरिया पे फर्क पड़ेगा बच्चों? ट्राइंगल का एरिया उतना ही रहेगा। यानी शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन करने पे या फिर ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस करने पर, इसको हम शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन के साथ ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस भी कह देते हैं कि एक्सिस को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो उससे बच्चों पॉइंट के कोऑर्डिनेट चेंज होते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट के एरिया पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो सेम रहता है। ठीक है बच्चों?
तो शिफ्टिंग करने से कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं, लेकिन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा कैसा रहता है बच्चों, वो हमेशा सेम रहता है। अब बात आती है कि बच्चों क्वेश्चन कैसे अराइज होंगे इस पर। तो देखिए हम एक क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, इफ द एक्सिस आर शिफ्टेड टू द पॉइंट 1, -2 विदाउट रोटेशन। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, विदाउट रोटेशन की बात कर रहे हैं। अभी आपके कोर्स में क्या है कि विदाउट रोटेशन शिफ्टिंग हो रही है बच्चों, रोटेट नहीं कर रहे हैं हम एक्सिस को। व्हाट डू द इक्वेशन बिकम। इक्वेशन हमें दे रखी है बच्चों, x² + y² - 4x + 4y = 0। अब बच्चों वो हमसे कह रहा है कि हमने क्या करा, ऑरिजिन को शिफ्ट कर दिया, एक्सिस को शिफ्ट कर दिया, कितना, कहां पर ले गए, -1, वो 1, -2 पर ले गए बच्चों। तो हम यहां पे लिखेंगे ऑरिजिन इज शिफ्टेड टू द पॉइंट, किस पॉइंट पे शिफ्ट हो गया बच्चों, 1, -2 पे। सो h की वैल्यू कितनी हो गई 1 और k की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों -2, क्योंकि शिफ्ट हुआ है बच्चों तो h की वैल्यू 1 हो गई और k की वैल्यू कितनी हो गई -2। अब वो ये कह रहा है ये इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, लेट न्यू कोऑर्डिनेट एक्सिस बी X एंड Y। तो बच्चों नाउ स्मॉल x की वैल्यू कितनी हो जाएगी X + 1 और स्मॉल y की वैल्यू Y + k यानी -2। इक्वेशन 1 पुट इन इक्वेशन 1। तो बच्चों इक्वेशन इन न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इक्वेशन निकल कर आएगी वो क्या आएगी, तो स्मॉल x और स्मॉल y हट जाएंगे। अब जो इक्वेशन आएगी वो X Y में आएगी। तो आपने पढ़ा क्या था, ओल्ड कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू न्यू कोऑर्डिनेट प्लस h और y इक्वल्स टू y + k, यही पढ़ा था बच्चों। तो अब आप पुट कर दीजिए यहां पर, तो ये हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर -4 x + 1 प्लस का 4 y - 2 = 0। ओपन कर दीजिए बच्चों, x² + 1 + 2x प्लस y² + 4 - 4y -4x - 4 प्लस 4y - 8 = 0। अब देखिए बच्चों ये x² + y² तो ऐसे ही आ जाएगा, 2x - 4x तो माइनस का 2x -4y + 4y कैंसिल हो गया बच्चों। देखिए x² से बच्चों हमने x² लिख दिया, y² की जगह y², 2x और -4x को कंबाइन करके ये लिख दिया और y वाले टर्म कैंसिल हो गए बच्चों। अब देखिए 1 ये +4 और -4 कैंसिल हो जाएंगे, 1 - 8 कितना हो जाएगा -7 = 0। तो ये आपके पास इक्वेशन निकल कर आ गई, यानी पुराने कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ये थी और नए में ये थी। बस आपको क्या करना है, स्मॉल x की जगह रखना है X + h और स्मॉल y की जगह क्या रखना है Y + k। पता कैसे लगेंगी h और k की वैल्यू, तो बच्चों आपको ये देखना है कि ऑरिजिन शिफ्ट होकर किस पॉइंट पर गया है। तो यहां पर हमें दे रखा था ऑरिजिन शिफ्ट होकर 1, -2 पर गया है, यानी h की वैल्यू कितनी हो गई थी -1 और k की वैल्यू, वो h की वैल्यू हो गई थी 1 और k की वैल्यू कितनी हो गई थी -2। उसको उठा के बच्चों हमने यहां पे पुट कर दिया, हमें आंसर मिल गया। एक और क्वेश्चन देखिए बच्चों इससे रिलेटेड, आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होंगे। हमने क्वेश्चन लिया बच्चों, शिफ्ट द ओरिजिन टू अ सुटेबल पॉइंट so that the given equation y² + 4y + 8x - 2 = 0 will not contain the term of y and constant term। देखिए बच्चों अब हमें यह नहीं बताया गया कि हमें कहां पर शिफ्ट करना है। अब वो कह रहा है शिफ्ट कर दो ऑरिजिन को किस पर, सुटेबल पॉइंट पे, आपकी मर्जी है बच्चों। तो हमने यहां पे लिखा कंसीडर वी शिफ्ट द ऑरिजिन टू पॉइंट h, k। हमने क्या मान लिया, हमने कहां पर शिफ्ट करा, h, k पर।
तो बच्चों अब स्मॉल एक्स कितना हो जाएगा, कैपिटल एक्स प्लस एच, और स्मॉल वाई कितना हो जाएगा, कैपिटल वाई प्लस के। नाउ ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों को ये कह रहा है कि हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है। अब वो ये कह रहा है कि शिफ्ट करने के बाद न्यू पोजीशन निकालना है बच्चों पहले हम, तो हमने लिखा न्यू पोजीशन, न्यू इक्वेशन। तो बच्चों क्या आ जाएगी, y प्लस के का होल स्क्वायर प्लस 4 y प्लस के प्लस 8 x प्लस एच माइनस 2 इक्वल टू 0। ओपन कर दीजिए बच्चों, वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2y के प्लस 4y प्लस 4k प्लस 8x प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। तो बच्चों वाई स्क्वायर आ गया, यहां से हम y कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो इसमें 2k प्लस 4 आ जाएगा, ये वाला टर्म हो गया बच्चों, ये हो गया और ये हो गया। फिर 8x आ गया बच्चों ये। अब देखिए कि बाकी सारे टर्म्स तो बच्चों कांस्टेंट है, क्योंकि h और k तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट कितना आ जाएगा बच्चों, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h माइनस 2 इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर वाले टर्म अलग कर लिए, वाई वाले अलग कर लिए, एक्स स्क्वायर के थे नहीं, एक्स के अलग कर लिए बच्चों, ये कांस्टेंट टर्म अलग कर लिए। अब वो ये कह रहा है कि जो नई कंडीशन आएगी विल नॉट कंटेन द टर्म ऑफ वाई इन कांस्टेंट टर्म। जो नई कंडीशन आ रही है उसमें ना तो वाई का टर्म हो बच्चों, ना कांस्टेंट टर्म हो, तो हम क्या करेंगे, देखिए नई कंडीशन ये आई बच्चों, तो इट विल नॉट कंटेन टर्म ऑफ वाई एंड कांस्टेंट टर्म। अब इसमें टर्म ऑफ वाई नहीं चाहिए बच्चों और कांस्टेंट टर्म नहीं चाहिए। टर्म ऑफ वाई नहीं चाहिए, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, 2k प्लस 4 इक्वल टू 0, 2k इक्वल्स टू -4, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, -2, k की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट टर्म 0 है, तो बच्चों कांस्टेंट टर्म कितना है, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 8h -2 इक्वल टू 0, k की वैल्यू -2 रख दीजिए, 4 -8 हो जाएगा बच्चों ये, प्लस 8h -2 इक्वल टू 0, तो माइनस का 4 -6, 8h इक्वल्स टू बच्चों 6, तो h की वैल्यू हो गई 3/4। तो बच्चों यहां पर h कोमा k कहां पर आ गए आपके पास, h कोमा k की वैल्यू आ गई 3/4 कोमा माइनस का 2। यानी आपको ओरिजिन को कहां पर शिफ्ट करना है बच्चों, ओरिजिन को आपको शिफ्ट करना है 3/4 -2 पर। यही तो हमें निकालना था बच्चों, क्लियर हुआ। तो दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे कि बच्चों एक तो आपके पास इक्वेशन दी जाएगी और उसमें कहा जाएगा कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को यहां पर शिफ्ट कर दिया गया है, तो आप नए कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से इक्वेशन निकालिए, वो आपने देख लिया। सेकंड क्वेश्चन बच्चों ऐसे बनेंगे कि किस पॉइंट पर शिफ्ट करें कि नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन में कुछ कंडीशन दे दी जाएगी, तो आप h, k मान के बच्चों नए कोऑर्डिनेट एक्सिस में उसकी इक्वेशन निकाल लीजिएगा। फिर आप ये देखिएगा कि वो बच्चों शिफ्ट करी गई है तो क्या क्या कंडीशन कह रही है। जैसे वो कह रहा था कि y नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए, तो y तो 0 हो नहीं सकता बच्चों, इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, 0 रख दिया। सेम कांस्टेंट टर्म को 0 रख दिया, वहां से h और k की वैल्यू मिल गई, तो वो आपके पास आंसर आ गया। क्लियर हो बच्चों। तो ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे बच्चों मैथमेटिक्स में, कोऑर्डिनेट आप पढ़ेंगे तो कोऑर्डिनेट से पहले बच्चों ये पढ़ना बहुत जरूरी था। ये दो जो टॉपिक्स थे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, लोकस एंड शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। तो आज की क्लास बच्चों हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।